हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल या फिर जूल हीटिंग इफेक्ट, जो भी कहो, है ना। तो जूल हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि वही जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर लॉ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों ही एक ही है, मैथमेटिकली कहो जो हमने पिछले क्लास में कहा था, और जूल से कहो, कहीं से भी कहो, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, जो पिछले क्लास में हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें फॉर्मूला मिला था हमको, क्या याद है तुमको? हाँ सर याद है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो लास्ट में जब मैं कट करने गया तो मुझे दिखाई दिया वहाँ पर थोड़ा सा शायद इनकम्प्लीट, है ना। इनकम्प्लीट बोले तो क्या है कि पूरा नहीं बताया मैंने वहाँ पर, शायद मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो मैं एकदम अपने तरफ से क्लियर होना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने ये बोला था कि ये जो फॉर्मूला है इन ऐसा यूनिट, जे का वैल्यू क्या होता है सर? 1 होता है। तो जे का वैल्यू 1 होगा तो एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही बोला था क्या मैंने? हाँ सर यही बोले थे। और इन सीजीएस जे का वैल्यू क्या होता है सर? 4.2 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी, ऐसा ही कुछ बोला था क्या मैंने? हाँ सर आपने बोला था। और यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 4.2 जूल पर कैलोरी। और मुझे याद है मैंने एग्जैक्टली यही लिख के छोड़ दिया था, है ना। मुझे ये भी बताना है तुमको, क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक यूनिट लिखना होगा सॉल्व करने के बाद। जब तुम यहाँ पर वैल्यू पुट करके जब फाइनल आंसर निकालोगे तो उसके साथ कुछ यूनिट होगा पीछे में। अरे होगा ना भाई? हाँ सर होगा। तो कौन सा यूनिट यूज करना है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। जब तुम ऐसा यूनिट यूज करोगे, ऐसा यूनिट में, और यहाँ पर जो हीट का वैल्यू आएगा वो फलना ढिलकाना जो भी आए, उसके बाद तुमको जूल लिखना है। यूनिट क्या होगा सर? जूल होगा। यूनिट ऑफ हीट क्या होता है? जूल होता है। यूनिट ऑफ वर्क एंड हीट जूल होता है, तो जूल लिखेंगे यहाँ पर। कहाँ पर सर? ऐसा यूनिट में। लेकिन सीजीएस यूनिट में देखो, इसको सॉल्व करने पर, ओ भाई सुनो ना यार, तुमको मैथ आता है कि नहीं आता? सर आता है। देखो इसको सॉल्व करने पर हमको यूनिट क्या मिला? जूल। तो यहाँ पर भी ऊपर में इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा यूनिट मिलेगा? जूल। और नीचे में पहले से क्या है? जूल, और पर कैलोरी है, तो जूल मर जाएगा, ये पर कैलोरी ऊपर जाके क्या जाएगा? कैलोरी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो यूनिट यूज होगा वो क्या होगा? कैलोरी। तो इन सीजीएस हीट का यूनिट होता है, इन सीजीएस एच का यूनिट होता है कैलोरी, और इन एसआई एच का यूनिट होता है जूल। क्या तुमको समझ में आया? मतलब अगर तुमको बोला गया है कि हीट फाइंड करो भाई, कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इतना करंट जाने पर इतना टाइम पे कितना हीट होगा, तो अगर तुम एसआई में निकालोगे तो उसका यूनिट जूल लिखना है, और अगर तुम सीजीएस में निकालोगे तो उसका यूनिट कैलोरी लिखना है। ये मत भूलना, मैंने पिछले लेक्चर में मेंशन करना भूल गया था, ठीक है। तो अभी मैं एकदम क्लियर होऊंगा इसमें, तो शायद तुमको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर तुमने हीट निकाला है कि फलना हीट प्रोड्यूस होगा करंट फ्लो होने पर इन एसआई, तो जूल होगा यूनिट। अगर तुमने सीजीएस में हीट निकाला है तो क्या में होगा भाई? सर कैलोरी में होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या हमें फॉर्मूला आता है हीट का? हाँ सर, एच इक्वल्स टू क्या है सर? सर आई स्क्वायर आर टी है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमको ये देख के क्या समझ में आ रहा है बोलो सर? हमको ये देख के ना मुझे ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में किया था, तो ये यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। और हमको पता चल रहा है कि एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट। ये तो मैंने कल भी डिस्कस किया था, मतलब पिछले लेक्चर में। और दूसरा हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी, टाइम, मतलब टाइम, कितना टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है ना। तो ये सब है, तो इसी को हमें लिखना है फॉर्म में। अब क्या हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में ये भी सीखा था कि अगर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है तो ये दोनों तो कांस्टेंट होगा, आर एन टी कांस्टेंट। यहाँ पर आर है तो आई एन टी कांस्टेंट, यहाँ पर टी है तो आई एन आर कांस्टेंट।
है ना, बहुत ही सिंपल है, यही है लॉ। तो हम लिखेंगे जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो स्टेटमेंट लिखते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट state that number one में क्या है, if the resistance and time for which the current is passed through the conductor, तुमको ये लिखना आना चाहिए कौन कौन कांस्टेंट है, आर एंड टी, मतलब if resistance and the time for which current is flowing through the conductor is constant, then heat produced is directly proportional to कौन, the square of current। तो तुम्हें थोड़ा सा सेंटेंस बनाना आना चाहिए इसको देख के। तो मैंने क्या लिखा है, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग, मतलब कितना देर तक करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस एंड द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, heat is directly proportional to square of current that is flowing through the conductor भी लिख सकते हैं, और भी सुंदर लगेगा, है ना, that is flowing in the conductor, है ना, बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या ही किया, तुमको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश स्कूल से है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए इतना, है ना। If resistance and the time for which current is flowing through the conductor is constant, then heat produced is directly proportional to the square of the current that is flowing in the conductor। Exactly वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेट इज बोल के, थोड़ा सा है ना, एग्जामिनर को दिखाना है कि हमको आता है, दैट इज H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, ठीक है सर। अब दूसरा इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है, R है तो INT, तो यहाँ लिखेंगे इफ current and time for which the current is flowing through the conductor is constant, then the heat produced by the conductor is directly proportional to the resistance of the conductor। क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख पा रहा हूँ इसको देख के? तो इसीलिए मैंने पहले ये फॉर्मूला लिखा था। देखिए लोग यहाँ से फॉर्मूला जाते हैं, मैंने पहले फॉर्मूला डिराइव किया और वहीं से ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होता है, ठीक है। बुक में पहले ये दिखाया है, फिर से डेरिवेशन किया है, तो उससे तो दिमाग खराब होगा। तो पहले डेरिवेशन कर लो, फॉर्मूला याद हो जाएगा, उसके बाद ये तुम लिख सकते हो आराम से, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है बस। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दैट इज़ करंट एंड टाइम कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कॉन्स्टेंट, देन हीट प्रोड्यूस बाय द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हो गया। अब इससे नीचे लिखूंगा तो टाइम मुझे जगह नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, है ना। थर्ड नंबर यहाँ छोटा छोटा लिखते हैं ताकि तीनों का तीनों आ जाए। 3 नंबर दिख रहा है क्या ऊपर में? दिख रहा है, चलो। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ठीक है। कौन कांस्टेंट है भाई? आई एंड आर कांस्टेंट है, क्योंकि खेला हो रहा है ये दोनों के बीच में, तो ये दोनों तो खेला कर रहे हैं, तो ये दोनों कांस्टेंट होगा आई एंड आर। तो हम लिख सकते हैं करंट, इफ करंट फ्लोइंग
ऐसा लिख सकते हैं, इफ रेजिस्टेंस, करंट लिखने से ना सेंटेंस ठीक नहीं बन रहा था तो इसीलिए, इफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is constant, then heat produce, थोड़ा सा शॉर्टकट लिखूंगा, heat produce is directly proportional to, बना के लिख सकते हो भाई आप तो, proportional to the time for which current is flowing, मतलब कितना देर तक करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग। बहुत ही सिंपल, दैट इज बोल के फिर से वही चिपका देंगे जो इधर में लिखा हुआ है कोपचे में। और कांस्टेंट कौन है, आई एंड आर कांस्टेंट, ये तो लिखना भूल ही गया। यहाँ पर आई का खेला हो रहा है तो आर एंड टी कांस्टेंट, यहाँ पर आर का खेला हो रहा है आई एंड टी। देखो बिहेवियर ऑफ गैस देखा है तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो तो ये सब लिख लिया। अब ये सब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो ये लॉ से हमको क्या पता चल रहा है, हम उल्लू बना रहे हैं एग्जामिनर को। देखो चलो ये सब लॉ से क्या पता चल रहा है, बताओ ये सब लॉ से क्या पता चल रहा है। सर यही पता चल रहा है कि जो h है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। ओ भाई h ये नहीं, पहले ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर का है तो 1 नंबर को पहले लिखेंगे। यहाँ से हमको पता चल रहा है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा हमको पता चल रहा है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट, r एंड t कांस्टेंट, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ठीक है, तुम शॉर्टकट में नहीं लिखना, i एंड t कांस्टेंट, और तीसरा क्या है h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यहाँ पर i एंड r कांस्टेंट, ठीक है। हाँ सर, और इन तीनों को कंपाइल करेंगे तो बन जाएगा h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ सर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो नीचे 1/j आएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है सर। और ये बन जाएगा फॉर्मूला h इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे। और ये जो j है, j का वैल्यू 1 होता है कहाँ पर सर, ऐसा यूनिट में, और j का वैल्यू जो होता है 4.2 जूल पर कैलोरी, किस में होता है, CGS यूनिट में। ये तो मैंने बोला हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है स्टार्टिंग में ही, है ना, बोला हुआ है कि नहीं बोला। हाँ सर आपने बोला है, एकदम दिमाग ठनकने लग गया, ठीक है। और ये जो J है ना, ये जो J है इसको बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट कांस्टेंट, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो यही है, तो इतना ही है, हीटिंग इफेक्ट इतना ही है, ठीक है। चलो तुम्हें समझ में आया हो, थैंक यू वेरी मच।